हेलो स्टूडेंट्स। पिछले अध्याय में हमने भारत में मृदा की प्रमुख समस्याओं तथा उनके विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया था। आज हम भारत में मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों की चर्चा करेंगे। मृदा से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे मरुस्थलीकरण, मृदा का अपरदन, मृदा की उपजाऊ क्षमता में ह्रास होना, लवणीयता, क्षारीयता की समस्या, जल भराव की समस्या। ये सभी मृदा से जुड़ी हुई प्रमुख समस्याएं हैं। अब हम आज देखते हैं कि किन किन उपायों को अपना करके मृदा का संरक्षण किया जा सकता है, मृदा को बचाया जा सकता है। नंबर 1 है दोस्तों, पहला है वृक्षारोपण। वृक्ष मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, क्योंकि वृक्षों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध करके रखती है, उसे टूटने नहीं देती है। साथ ही साथ तेज गति से चलने वाली हवाओं की गति को भी वृक्ष धीमा कर देते हैं। फलस्वरूप वायु तथा जल द्वारा होने वाले अपरदन में महत्वपूर्ण कमी आती है। जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं, तो जल के साथ मिट्टी बह नहीं पाती है। और दूसरा, जो वृक्ष होते हैं हवा की गति को कम कर देते हैं, जिससे वायु अपरदन भी नहीं हो पाता है। तो पहला उपाय है वृक्षारोपण किया जाए। दूसरा है वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध। तो वृक्षारोपण के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि निर्बाध रूप से हो रही वनों की कटाई यदि इस तरह जारी रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि वन समाप्त हो जाएंगे, और वनों के समाप्त होने पर जो मृदा अपरदन है उसकी दर भी काफ़ी अत्यधिक तीव्र हो जाएगी। तो वर्तमान जो मृदा अपरदन की दर है उसे कम करने के लिए वृक्षों की कटाई पर भी प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। इसके लिए वनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है: सुरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो उन तीनों श्रेणियों में जो गतिविधियां मान्य हैं उन्हीं गतिविधियों को बढ़ाया जाए। यानी सुरक्षित वनों में कटाई बिल्कुल प्रतिबंधित है, तो उसे बिल्कुल प्रतिबंधित माना जाए, क्योंकि वो वन जो होते हैं वो बिल्कुल सघन होते हैं। तो इन वनों में कटाई को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, और यदि वृक्षों को काटना आवश्यक हो तो उसे भी वैज्ञानिक विधि से काटा जाना चाहिए। वृक्षों की टहनियाँ काट लेनी चाहिए ताकि वृक्ष दोबारा जो है विकसित हो सके। तीसरा है समुच्च रेखीय जुताई या पट्टिका कृषि। पर्वतीय भागों में या पर्वतीय ढाल वाले भागों में जब कृषि की जाती है तो वहाँ पर जो मिट्टी है वो सीधी की सीधी बह करके पानी के साथ नीचे आ जाती है। तो ढाल वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या है वहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई होनी चाहिए, यानी पट्टिका कृषि होनी चाहिए। वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके कृषि की जानी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई ढाल है, तो इस ढाल पर कृषि की जाएगी तो जल सीधा बह करके नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कृषि किस प्रकार से की जानी चाहिए? ये ढाल होना चाहिए यहाँ पर, फिर भूमि को समतल करके यहाँ पर कृषि की जानी चाहिए। फिर ये ढाल हो गया तो यहाँ पर भूमि को समतल करके यहाँ कृषि की जाए। इस प्रकार से जो जल आएगा, तो मान लीजिए यहाँ से जल बह करके आया तो वो जल इस जगह पर रुकेगा और फिर यहाँ से रुक करके फिर नीचे की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जल के साथ जो उपजाऊ मिट्टी बह करके आ रही है वो धीरे धीरे रुकती हुई आएगी। तो इस प्रकार की सीढ़ी नुमा कृषि या वेदिका कृषि करने से जो है जल का जो अपरदन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी जो पर्वतीय ढालों से मिट्टी कट कट करके आ रही है वो पानी जब खेतों में रुकेगा तो खेतों में वो मिट्टी बैठ जाएगी, जम जाएगी, और फिर वहाँ से पानी आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या प्रमुख है वहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई या पट्टिका कृषि की जानी चाहिए। चौथा उपाय है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ मृदा अपरदन का एक प्रमुख कारण है। सतही अपरदन या परत अपरदन जिसे कहते हैं, उसके लिए बाढ़ महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी है, क्योंकि बाढ़ के समय बाढ़ का जो पानी होता है वो सतह पर फैल जाता है, और सतह पर फैल करके ऊपरी जो उपजाऊ परत है मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर की, उसे वहाँ से बहा करके ले जाता है। तो इस शीत अपरदन के कारण मृदा की उपजाऊ जो ऊपरी परत है वो नष्ट हो जाती है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण के लिए भी प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। तंग घाटियों और व्यर्थ भूमि का सुधार, यानी नलिकाएं, अब नलिकाएं जहाँ पर बनी हुई है उनको उनमें वृक्ष लगाए जाए। स्थान स्थान पर छोटे छोटे अवरोध बना दिए जाएं, छोटी छोटी दीवारें बना दी जाए, ताकि एकदम से जो पानी तेज गति से बह कर के आता है उसका बहाव या उसकी गति कम हो जाए, जिससे अपरदन पर रोकथाम लग सके।
व्यर्थ भूमि का सुधार किया जाना चाहिए, यानी जो भूमि व्यर्थ पड़ी है, किसी काम नहीं आ रही है, कृषि के काम भी नहीं आ रही है, रिहायशी भूमि भी नहीं है, उसका सुधार संरक्षण किया जाना आवश्यक है। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि स्थानांतरित कृषि वृक्षों की कटाई का एक प्रमुख कारक है। क्योंकि स्थानांतरित कृषि में हर 1-2 वर्षों में कृषि का जो स्थान है वो बदला जाता है, यानी फिर दोबारा वृक्षों को काट करके किसी नए खेत की सफाई की जाती है और वहाँ पर कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, इसे नियंत्रित किया जाना आवश्यक है। लवणीय तथा क्षारीय मृदाओं की भूमि में सुधार, जिन मृदाओं में लवणीयता तथा क्षारीयता की समस्या पाई जाती है, वहाँ पर इनके कारण खोजकर उन पर रोकथाम लगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ उस प्रकार की भूमि का वैज्ञानिक तरीके से उपचार भी किया जाना आवश्यक है, ताकि लवणीय और क्षारीय मृदाओं की भूमि में सुधार हो सके। इसके बाद है दोस्तों मृदा संरक्षण के कुछ और उपाय भी हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पर पहला उपाय है बाढ़ क्षेत्रों में छोटे छोटे बांधों का निर्माण। जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आती है प्रतिवर्ष, वहाँ छोटे छोटे बांधों का निर्माण कर दिया जाए नदी के मार्ग में, ताकि नदी के जल को नियंत्रित किया जा सके। दूसरा है नहरों के जल के रिसाव को रोकना। नहरें इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी जो उनका जो ढांचा है वो इस प्रकार का हो कि उनसे जल का रिसाव कम से कम हो और अधिक मात्रा में जो जल है वो सिंचाई के काम ही, उपयुक्त तरीके से सिंचाई के काम आ सके। शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में वृक्षों की हरित पट्टी का निर्माण, क्योंकि शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों में वायु अपर्दन का प्रमुख कारक होती है और वहाँ पर यदि वृक्षों की पट्टी लगा दी जाएगी तो उससे हवा का वेग कम होगा और हवा का वेग कम होने से जो मृदा की उपजी जो उड़ा ले आई जाती है हवा के साथ, वो भी रुकेगी। जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग करने के फलस्वरूप भूमि की उपजाऊ क्षमता समाप्त होती है, उर्वरता समाप्त होती है और यह मृदा के अपरदन में सहायता प्रदान करता है। वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कई बार अत्यधिक उपज लेने के कारण भूमि एक ही खेत से दो से तीन से चार फसलें ले ली जाती है, इससे उनकी उपजाऊ क्षमता समाप्त हो जाती है। तो वैज्ञानिक कृषि पद्धति अपनानी चाहिए। कृषि भूमि को 2 से 3 हिस्सों में बांट लिया जाना चाहिए। एक हिस्से में खाद्यान्न उगाए जाने चाहिए, एक हिस्से में फल सब्जी उगाई जानी चाहिए, एक हिस्से में चारा आदि की फसलें उगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि एक ही वर्ष में 2 या 3 फसलें लेनी आवश्यक हो तो बीच बीच में गैप छोड़ करके, अंतराल छोड़ करके या तो चारे की फसल या कोई दाल की फसल उगानी चाहिए, जिससे कि भूमि की उपजाऊ क्षमता वापस प्राप्त हो सके। इसके अलावा व्यापक तौर पर मृदा अपरदन के लिए मृदा संरक्षण की जागृति लाना आवश्यक है, क्योंकि यह समझाना जरूरी है कि लोगों को समझाना आवश्यक है कि मृदा एक प्रमुख संसाधन है और इसका संरक्षण आवश्यक है, अन्यथा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की प्राप्ति करना असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से मृदा के संरक्षण के लिए इन निम्न उपायों को अपनाया जा सकता है, जिनमें वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध, समुच्च रेखीय जुताई, पट्टिका कृषि, बाढ़ नियंत्रण, तंग घाटियों और व्यर्थ भूमि का सुधार, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना, लवणीय और क्षारीय मृदाओं की भूमि में सुधार करना, मृदा संरक्षण के अन्य उपाय जिनमें बाढ़ क्षेत्रों में छोटे छोटे बांधों का निर्माण, नहरों के जल के रिसाव को रोकना, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में हरित पट्टी का निर्माण करना, जैविक खाद का प्रयोग करना, वैज्ञानिक फसल चक्रण और जन जागृति। इन सभी उपायों के अपनाने से काफ़ी हद तक मृदा के अपरदन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रोक लगाई जा सकती है। दोस्तों, इन दोनों चैप्टर्स से प्रश्न ये बनता है कि भारत में मृदा की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है और मृदा के संरक्षण के विभिन्न उपाय सुझाइए। तो इस प्रकार का प्रश्न, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पर निर्मित होता है। इसके बाद दोस्तों, मृदा के बाद जो दूसरा प्रमुख संसाधन है वो है वन, और वनों की भी अपनी काफ़ी अधिक समस्याएं हैं। वनों की भी काफ़ी समस्याएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। भारत में जो वन है वो पहले ही एक तरह से बिल्कुल खतरे वाली स्थिति में है। यहाँ पर वनों की कटाई बहुत अधिक की जाती है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के कारण जलाने की लकड़ी भी चाहिए होती है और विभिन्न कार्यों के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता होती है, क्योंकि विकासशील देशों में जो अर्थव्यवस्था होती है वो वनों पर ही आधारित होती है। कई प्रकार से जो उत्पादन है वो यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। तो कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं, और वो समस्याएं कौन कौन सी हैं? भारत में वनों की वानिकी की कुछ प्रमुख समस्याएं हैं, वो निम्न प्रकार की हैं। हमने इससे पूर्व मृदा की समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम वनों की प्रमुख समस्याओं के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। पहली समस्या है दोस्तों
अल्प वनावरण। अल्प वनावरण एक प्रमुख समस्या है। प्रतिवर्ष वनों की स्थिति का पता लगाया जाता है और प्रतिवर्ष ये स्थिति दयनीय स्थिति की ओर बढ़ती चली जाती है। वनों में जो प्रतिशत है वो लगभग सभी राज्यों में, लगभग कुछ ही राज्य छोड़कर ऐसे हैं जहाँ पर वनों का प्रतिशत बढ़ता है, बाकी वनों की प्रतिशत में गिरावट आती है, वनावरण घटता जाता है। दूसरी प्रमुख समस्या है दोस्तों अनियंत्रित चराई। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अन्य भागों में जहाँ पर अर्थव्यवस्था पशुओं पर आधारित है, वहाँ पर जो पशुओं को अनियंत्रित तरीके से चलाया जाता है। तो अनियंत्रित तरीके से चराए जाने के कारण वहाँ के जो वनस्पति है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो पशु होते हैं वनस्पति को चर जाते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे वनस्पति में ह्रास होता है। बकरी और ऊँट ऐसे दो जानवर हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बकरी छोड़े कांकरों, बकरी कंकर के अलावा सब कुछ खा जाती है और ऊँट छोड़े आंकड़ों, ऊँट आग के पेड़ के अलावा सब कुछ खा जाता है। और ये दोनों ही जो पशु हैं पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से पाले जाते हैं। तो वहाँ पर वनावरण को समाप्त करने में, वनों पर संकट उपस्थित करने में इन दोनों जानवरों का प्रमुख स्थान माना जाता है। तीसरा है प्रमुख समस्या है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि भारत में वनों की एक प्रमुख समस्या है। स्थानांतरित कृषि की विशेषता ये है कि इस कृषि में एक खेत पर 2 से 3 वर्षों तक कृषि की जाती है, फिर बाद में उसकी उपजाऊ क्षमता कम होने पर वहाँ से खेत को हटा करके अन्य स्थान पर जंगल साफ किया जाता है और वहाँ पर जंगल साफ करके फिर वहाँ पर जो है कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो इससे प्रतिवर्ष अलग अलग क्षेत्रों की जो वन संपदा है वो नष्ट होती रहती है। तो स्थानांतरित कृषि भी भारत में वनों के सामने एक बड़ी समस्या है। इसके बाद है कृषि भूमि की बढ़ती मांग। भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। तो खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कृषि भूमि भी चाहिएगी। तो कृषि भूमि कहाँ से आएगी? वन भूमि को साफ करने की उपरांत ही प्राप्त होगी। तो इस वजह से भी वनों की कटाई की जाती है और कृषि भूमि प्राप्त की जाती है। तो प्रतिवर्ष कृषि भूमि की मांग बढ़ रही है और ये मांग कहाँ से पूरी की जाती है? वन वाली भूमि से, वन्य भूमि से ही पूरी की जाती है। नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। बढ़ता हुआ नगरीकरण तथा औद्योगिकरण भी वनों के सामने एक बड़ी समस्या है। नगरीकरण, वनों को काट काट कर बस्तियां बनाई जा रही है, रिहायशी क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, नगरीकरण हो रहा है। तो सड़कें, रेल मार्ग तथा विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है, तो उससे भी विभिन्न प्रकार से वनों का ह्रास होता है। औद्योगिकरण के लिए, विभिन्न कार्यों के लिए भी वनों की सफाई की जाती है, वनों को नष्ट किया जाता है, उससे भी वनों के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुमुखी योजनाओं का निर्माण, जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर बहुउद्देशीय परियोजना बनानी है, बांध बनाना है, या किसी स्थान पर कोई उद्योग स्थापित करना है, किसी स्थान पर कोई बड़ा नगर बसाना है, किसी स्थान पर कोई रेलवे लाइन डालनी है, सड़क मार्ग बनाना है, तो उसके लिए भी बड़ी मात्रा में वनों का विनाश किया जाता है और तब जाकर के वो बड़ी बहुमुखी योजनाएं अपना मूर्त रूप ले पाती हैं। लेकिन वो किस कीमत पर ले पाती हैं? बहुमूल्य वनों की, बहुमूल्य वृक्षों की कीमत पर ले पाती हैं। व्यवसायिक गतिविधियाँ, वनों से लकड़ी काटना, वनों से उपजे एकत्रित करना तथा वन्य पशुओं को मारना, ये सब जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, ये भारत में वनों के विस्तार पर, वनों की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। संरक्षित वन क्षेत्रों में भी व्यावसायिक गतिविधियाँ चोरी छिपे चलाई जाती है, जिससे वहाँ की जो वन संपदा धीरे धीरे समाप्त होती रहती है। इन सभी यदि कारणों को देखा जाए, अल्प वनावरण, अनियंत्रित चराई, स्थानांतरित कृषि, कृषि भूमि की बढ़ती मांग, नगरीकरण और औद्योगिकरण, बहुमुखी योजनाओं का निर्माण, व्यावसायिक गतिविधियाँ, इन सभी गतिविधियों के कारण भारत में निरंतर वनों का ह्रास हो रहा है। यदि उक्त कारकों का समाधान किया जाए और वनों के संरक्षण के प्रयास किए जाए तो भारत में वनों से संबंधित उक्त समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने मृदा के संरक्षण के प्रमुख उपाय तथा भारत में प्रमुख वानिकी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। इसमें आपको कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप यूट्यूब के चैट बॉक्स में लिखें, जिनका उत्तर अवश्य आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।